मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, मुझे याद सब है जरा जरा, वो लम्हा लम्हा साथ है। मुझे याद सब है जरा जरा। नमस्कार। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं वो शख्सियत जो रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों के क्षितिज पर रोहिणी नक्षत्र की तरह ही दमक रही हैं, चमक रही हैं। रोहिणी हट्टंगडी। और रोहिणी जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। अच्छा, ये खुफिया सूत्रों से मुझे पता चला कि आप जो हैं रेडियो के लिए पुरानी नहीं और विविध भारती के लिए पुरानी नहीं है। सुना है कि रेडियो में आप नौकरी कर चुके हैं। हाँ जी, मेरे ग्रेजुएशन के बाद पूना में मैंने 3 महीने तक पूना बी पे विविध भारती पे अनाउंसर के तरीके से काम किया था। तो क्या अनाउंसमेंट हुआ करते थे? हमारा जो ओपनिंग होता था वो कुछ इस तरह होता था कि 393 मीटर्स किंवा 970 किलोहर्ट्झवर हे आकाशवाणीचं पुणे ब केंद्र आहे। क्या बात है। और इस वक्त हमारे श्रोता ये आवाज पूरे हिंदुस्तान में सुन रहे हैं विविध भारती के ही माध्यम से, और पूना के श्रोता तो सुन ही रहे हैं। तो रेडियो के इस स्टूडियो में दोबारा आकर के आपको तो पुरानी यादें ताजा हो गई होंगी आपकी? हाँ, ताजा हो गई। अभी आते आते मैं सोच रही थी कि जहां भी मैं रेडियो पे जाती हूँ, बम्बई रेडियो पे भी गई हूँ, यहाँ आई हूँ, पूना में काम करती थी, तो क्या राज है रेडियो स्टेशन का कि अंदर घुसते ही यादें ऐसी ताजा हो जाती हैं, वो उसके खुशबू की वजह से। क्या बात है। अच्छा, हमारे प्रोग्राम का नाम भी है मुझे याद सब है जरा जरा। तो चलिए उन्हीं दिनों से शुरुआत करते हैं, पूना के उन दिनों से। बचपन से ही पूना में मैं काफी व्यस्त रहा करती थी। पढ़ाई तो थी ही, परवरिश मेरी पूना की ही है और ग्रेजुएशन में पूना में ही किया। तो स्कूल में थी जब मैं, तब काफी कुछ किया करती थी। पढ़ाई के साथ साथ मैं खेल में हुआ करती थी। मैं थ्रोबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल तीनों खेल चुकी हूँ। यूनिवर्सिटी के लिए भी खेल चुकी हूँ, पूना यूनिवर्सिटी के लिए वॉलीबॉल खेल चुकी हूँ। एनसीसी में थी और मैं डांस भी सीखी हूँ, भरतनाट्यम और कथकली। मेरे गुरु प्रोफेसर सुरेंद्र वडगांवकर हैं, जिनका पूना में क्लास था, तो बचपन से उनके पास मैं सीखी हूँ। असल में मुझे ये सारा जो मिला मेरे पिताजी की वजह से। मेरे पिताजी रंगमंच पे काफी व्यस्त हुआ करते थे और उनसे ही पहला पाठ अभिनय का या थिएटर का, रंगमंच का पहला पाठ मैंने उन्हीं से लिया है। तो वो थोड़ा सा चिल्ड्रंस थिएटर में भी काम करती थी। शुरू तो चिल्ड्रंस थिएटर से ही किया, लेकिन मुझे अब याद है जरा जरा के नाम को थोड़ा सा ऑनेस्ट रहते हुए मैं थोड़ा सा मुझे याद आता है कि मैंने जब मैं 6 या 7 बरस की थी, फर्स्ट में थी शायद मैं, तब मेरी माँ ने मुझे एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया था और उसमें मुझे ये जो मच्छी वाली होती है ना, कोळीण जो मराठी में कहते हैं, उसका मैंने फैंसी ड्रेस का वो किया था। तो मुझे बाकायदा मेरी रिहर्सल्स वगैरह मेरी माँ ने ली थी कि स्टेज पे जाने के बाद एक चक्कर लगाना, मावरा गया मावरा करके चक्कर लगाना और सेंटर में आना और फिर एक दफा कहना मावरा गया मावरा और चले आना। सर पे मेरे टोकरी थी और उसमें एक दीवार पे लगने वाले जो फ्लावर पॉट्स होते हैं ना, मच्छी वाले फ्लावर पॉट्स, वो मच्छी करके रखे थे। हाथ में एक कटआउट दिया था 2 मच्छियों का। तो ऐसे करके मैं चली गई, साड़ी वाड़ी पहना के मुझे
छोड़ दिया स्टेज पे। अब स्टेज पे मैंने चक्कर लगाया लेकिन भूल गई क्या कहना है। मुझे पूरा याद है। और फिर सेंटर में आके खड़ी हो गई और मुझे याद ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलने वाली हूँ। तो मैं ऐसे ही खड़ी रही और फिर वहां से चली आई। तो फिर माँ ने मुझे पूछा तुमने बोला क्यों नहीं, इतनी सारी रिहर्सल की है। और नहीं, मुझे याद ही नहीं आया। और फिर उसकी वजह से शायद मेरा सेकंड नंबर आ गया था। खैर आज वो सारी बातें आपको याद आ गई अच्छे से। तो अब ऐसा है कि बातचीत को आगे बढ़ाएं उसके पहले हम चाहेंगे कि आप अपने उन्हीं यादों से कोई गीत चुरा करके अपने श्रोताओं की नजर कीजिए, जो गीत आपको बहुत अच्छा लगता था बचपन में, आपने खूब सुना होगा, जो आपकी बचपन की यादों से जुड़ा हुआ है। मुझे बचपन में ये जो जागृति नाम की फिल्म का जो गाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। चलो चले माँ सपनों के गांव में। ये गाना तो बहुत ही मीठा है जी। चलो चले माँ। ये फिल्म आपने कितनी बार देखी है? ये मैंने शायद 2 बार देखी है। एक बार तो स्कूल से ही हम चले गए थे। स्कूल में एक छोटी सी स्कीम हुआ करती थी कि उस जमाने में ₹1.25 मंथली चार्ज था और स्कूल के बच्चों को हर इतवार सुबह में एक फिल्म बताते थे और उसमें मैंने ये फिल्म देखी है और बहुत रोई थी मैं उस फिल्म में। तो सच में फिल्म में बहुत ही मार्मिक है और मैं समझता हूँ कि इस गाने ने आपके दिल पर बहुत गहरा असर डाला। हाँ जी, बहुत बहुत गहरा असर था। तो क्यों ना यही गाना सुने? हाँ जी, सुनिए। चलो चलो माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चलो माँ हो रही सारी रेशमी घटाओं में। चलो चलो माँ सपनों के गाँव में, कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में। चलो चलो माँ। गर्मियों की छुट्टियों में क्या किया करते थे आप लोग? मेरे बचपन में पूना की जो हवा थी वो बहुत ही प्लेजेंट हुआ करती थी। एक तो पूना शहर ही ऐसा है जो कहा जा सकता है कि रिटायरमेंट के बाद पूना जाके सेटल होने वालों का शहर पहले कहा जाता था। आजकल वो सॉरी टू से लेकिन रहा नहीं है। लेकिन तब के ज़माने में काफ़ी हरियाली हुआ करती थी, काफ़ी पेड़ हुआ करते थे। पर्वती नाम का वहाँ पे एक हिल के ऊपर मंदिर है, तो वहाँ पे हम जाया करते थे। और अड़ोस पड़ोस में एक अरण्येश्वर है या पद्मावती है, वहाँ पे हम जाया करते थे। अब अरण्येश्वर और पद्मावती गांव के बीच में आ गया है, वो अलग बात है। तो और कातरस घाट जिसे कहते हैं, छोटा सा ही है, बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। तो वहाँ पे साइकिलिंग करके वहाँ पे जाया करते थे हम। फिर अरण्येश्वर पिकनिक के लिए जाया करते थे। पर्वती पे हम पैदल चढ़ा करते थे ऊपर और वहाँ जाके
दोपहर में बिता के शाम को नीचे आते थे। ऐसे काफ़ी हमने पिकनिक्स वगैरह किया करते थे, मुझे याद है। और कभी-कभी मेरी माँ के मैके चले आते थे। अच्छा, ननिहाल अपने जैसे नैनीहाल कहते पे चले हैं। आते थे, जो बड़ौदा में था। बड़ौदा में हमारा घर बहुत बड़ा था, वहाँ पे एक हमारा कुत्ता भी था, पीटर नाम का, जो मुझे बहुत पसंद था। एकदम काला-काला था लेकिन बहुत पसंद था वो। और वहाँ पे मुझे अट्रैक्ट सबसे ज़्यादा क्या करता था बड़ौदा के हमारे हाउस में, वहाँ पे हर कमरे में एक झूला हुआ करता था और वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और तब की और एक बात बचपन की याद है कि हमारे घर के सामने एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था और वहाँ बहुत से बंदर हुआ करते थे और वो भी मुझे बहुत अट्रैक्ट करते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था बड़ौदा के घर जाना। और एक बार मैं ऐसे ही कुछ माँ बना रही थी अंदर, और मेरी मामा मामी वगैरह सब थे, और मैं हाथ में पूरी या कुछ ऐसे लेके मैं दरवाजे पे बैठ के बाहर एक छोटा सा चबूतरा था, तो वहां पे बैठ के मैं वो ऐसे ही खा रही थी। कुछ 8-10 साल की होंगी, ज्यादा बड़ी नहीं थी। और मैं ध्यान ही नहीं था और अचानक एक बंदर आ गया और मेरे हाथ से वो पूरी छीन कर जो चला गया है, और मैं रोती रही, नहीं मुझे वही पूरी चाहिए। और वहां पे स्क्विरल्स भी काफी हुआ करती थी, तो हमारे मामा तब तक तो वो मैरिड वगैरह नहीं थे, तो वो भी पढ़ रहे थे, अभी अभी नौकरी में गए थे। तो वहां पे एक हमारा होता था कि एक छोटा सा पिंजरा हुआ करता था, वो ऐसे दूर रख देते थे, दरवाजा खुला रख देते थे और अंदर कुछ मूंगफली रख देते थे। तो ये स्क्विरल्स हैं, वो जैसे ही वो अंदर जाती थी, हम यहाँ से और दरवाजे से रस्सी हमारे हाथ में और हम दूर बैठा करते थे। जैसे ही गिलहरी अंदर जाती थी हम दरवाजा बंद कर देते थे। और दूसरा एक बहुत बड़ा पिंजरा था, काफी बड़ा मकान था वो, बहुत बड़ा पिंजरा था, उसके अंदर वो गिलहरी छोड़ देते थे। और 10-12 गिलहरियां हो गई, फिर वो बड़े वाले पिंजरे का दरवाजा खुला छोड़ देते थे और गिलहरियां सब चली जाती थी, फिर आजाद कर देते थे और फिर पकड़ते थे। ये एक बहुत बंदर का जिक्र किया, बच्चों की भी सेना को वानर सेना कहा जाता है ना, बड़ा उधम होता है, शरारतें होती हैं। जी। तो शैतानियों की हवा लग गई थी आपको, मतलब बहुत शैतानियां करती थी आप? हाँ, करती तो थी। बहुत बचपन में मुझे याद है, हमारा पूना का घर भी काफी बड़ा था। तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाओ तो मुझे रात को डर लगता था, क्योंकि पुराने जमाने में वो नीचे स्विचेस नहीं हुआ करते थे, स्विचेस ऊपर हुआ करते थे और मेरा हाथ वहां तक जाता नहीं था। तो किसी भी कमरे में जाओ तो अंधेरे में जाना पड़ता था और मुझे बहुत डर लगता था। हमारा घर तो बड़ा था, लेकिन हमारे सामने जो बच्चे रहा करते थे, मेरे भैया के काफी दोस्त हुआ करते थे, तो वो और हम मराठी में उसको आई स्पाइस बोलते हैं, जो डब्बा रख देते थे और छुप जाना, एक किसी ने बाकी सारों को ढूंढ के वो जब, और डब्बा प्रोटेक्ट करना होता था वो। और अगर किसी ने आके वो डब्बा उछाल दिया तो फिर वही दोबारा उसको शुरू करना पड़ता था। ये हमने बहुत सारा किया है। बचपन के दोस्तों के नाम, सहेलियों के नाम याद है आपको, जो ये प्रोग्राम हो सकता है कोई सुन रहा हो? हाँ, स्कूल में काफी हमारा 5-6 लड़कियों का हमारा ग्रुप हुआ करता था। और हम बचपन से, यानी हम, मुझे याद है तो 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक हम एक ही क्लास में पढ़े। और क्योंकि हमारी क्लास जो थी वो थोड़ी सी स्पेशल इसलिए थी कि हमको एक ड्राइंग या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या वोकल म्यूजिक, इसमें से एक कोई सब्जेक्ट हमारे क्लास को चुनना था। और वही क्लास आगे बढ़ती गई, तो उसकी वजह से हम 6 हमारा ग्रुप जो था वो 6 10वीं तक हम साथ में थे। और उसके बाद भी मैट्रिक तक साथ में थे। उसके बाद भी हम में से एक लड़की, पुष्पा पुरोहित उसका नाम था, वो अभी औरंगाबाद में डॉक्टर है, काफी बड़ा उसका क्लिनिक भी है। तो वो दूसरे कॉलेज में गई, लेकिन हम बाकी सारी लड़कियां एक ही कॉलेज में थी, तो कॉलेज तक हम साथ में थे। मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों से जुड़ी
सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी। अच्छा रोहिणी जी, आपको अपने उस स्कूल का नाम याद है? MES गर्ल्स हाई स्कूल पूना का, सिटी वाला। अच्छा। तो अभी उसका नाम, हम जब थे तब MES गर्ल्स हाई स्कूल था, मैं मुलींचे हाई स्कूल ऐसा मराठी में था, लेकिन अभी उसका नामकरण रेणुका स्वरूप गर्ल्स हाई स्कूल हुआ है। तो घर से कितना दूर था स्कूल आपका? घर से बहुत ही पास था, इतना पास कि पहली बेल होती थी तो वो मैं सुन के मैं तैयार होना शुरू कर देती थी, और दूसरी बेल पे मैं स्कूल में हुआ करती थी, इतना नजदीक था। तो उसकी वजह से काफी आसान पड़ता था कि जल्दी जल्दी नहीं जाना पड़ता था, अरे स्कूल की बेल हो गई है भागो। हम भागते थे। वैसे अभी यहाँ एक बेल हो गई है कि गाना फिर से सुनवाया जाए आपकी पसंद का एक और श्रोताओं को। बंदिनी का एक गाना है, ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तो कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली, बता रे बोले तू कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली, बता रे बोले तू कौन सी बोली। मैं तो पंछी पिंजरे की मैना, पंख मेरे बेकार, बीच हमारे साथ रे सागर, कैसे चलूं उस पार, कैसे चलूं उस पार। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली, बता रे बोले तू कौन सी बोली। फागुन महीना फूली बगिया, आम झरे हमराई, मैं खिड़की से चुप चुप देखूं ऋतु बसंत की आई, ऋतु बसंत की आई। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली, बता रे बोले तू कौन सी बोली। ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे बोले तू कौन सी बोली, बता रे बोले तू कौन सी बोली। बंदनी भी आपने देखी होगी बचपन में? हाँ, बचपन में देखी है, और खास करके मेरे भैया ने मुझे कहा था कि रोहिणी ये फिल्म अच्छी है और तुम देख लो, और वही मुझे लेके चले गए थे। आप उनको तंग किया करते थे कि वो आपको तंग किया करते थे? बहुत ज्यादा हमारी कभी लड़ाइयाँ हुई है ऐसा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो एक फेवरेट तकिए की लड़ाई होती थी वो तो होती थी। वो होती थी, लेकिन मुझे याद है मैं जब मैट्रिक में थी तब मेरे भाई साहब मेरे ख्याल में कराड़ में थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे वो, और उन्होंने मुझे एक खत लिखा, जब ऑल द बेस्ट का, बेस्ट विशेस का खत लिखा था, तो उसमें काफी सारी इंस्ट्रक्शंस उन्होंने मुझे दी थी कि जितना लाड़ प्यार करवा सकती हो करवा लो, जो भी चाहिए वो मांग लो, आसानी से मिलता है इस बार। और उनको और बहुत खासियत थी कि वो ऐसे ऐसे लेटर्स लिखा करते थे। एक बार उन्होंने ऐसे उल्टा लेटर लिखा, यानी उल्टा यानी बाद में नीचे एक नोट थी कि अगर तुम ये पढ़ ना सको तो आईने के सामने रख के उसको
आईने में पढ़ो, ऐसा उल्टा लेटर उन्हें, जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है ना, उल्टा लिखा होता है, वैसा उल्टा लेटर एकदम एक बार लिखा हुआ था। एक बार बिना कुछ कॉमा, बिना फुल स्टॉप, ऐसा एक लेटर लिखा था, और पढ़ने की कोशिश करो कहा था। और जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गई, तो हमारे घर में बहुत बचपन से कुत्ता पालने का बहुत शौक था। हम सब लोगों को कुत्ते, जानवरों का बहुत शौक है, तो एक ना एक कुत्ता होता जरूर था। तो जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गई 71 में, तो मैंने लिखा था कि ऐसे ऐसे मैं एक प्ले में काम कर रही हूँ, जो स्कूल का प्ले है, हमारे पूरा स्कूल जिसमें इन्वॉल्व है, तो ऑल द बेस्ट का लेटर आया। तो लेटर के साथ साथ एक कागज जुड़ा हुआ था, तो कागज पे माँ ने अपने हैंडराइटिंग में आशीर्वाद, माँ, मेरे बाबा ने आशीर्वाद करके लिखा था, बाबा। अब इन्होंने ऐसे ऐसे एकदम से, जैसे हाथ थरथरा रहा हो, ऐसे 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 करके आशीर्वाद लिखा था, और दादा, दादा यानी बड़े भैया, और नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था, देख मैं कैसे इमोशन से गदगद हो गया हूँ। और हमारे पास जो कुत्ता था, उसके पाव पे स्याही लगा के उसका इम्प्रेशन दिया था, और उसका नाम लिखा हुआ था, ऑल द बेस्ट के लिए। क्या क्यूट सी बात है। ये करते रहते थे मेरे भैया। इस किस्म की शैतानियां जब आपको खाली वक्त में याद आती हैं, बचपन की जब वो यादें उनमें हम लौटते हैं, तो एक अजीब सी फीलिंग हमारे मन में आ जाती है, हम बहुत भावुक कर जाती है हमको। भाई साहब से आपका बहुत लगाव हुआ, और हमारे यहाँ तो हमारी परंपरा ही कुछ ऐसी कि हमारे यहाँ नानी, चाची, दादी, काका, काकी, मामा, मामी, भाई बहनों से, कजन, उसमें तो चचेरे मेरे भाई बहन, सबसे एक जो हमारा एक भावनात्मक रिश्ता होता है, जब हम उनसे दूर चले जाते हैं अपनों से, उनकी यादें हमें रुलाती भी हैं, उदास भी करती हैं, खुशियां भी देती हैं। तो भाई से जब आप दूर चले गए, जैसे कि आपने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात की, वहां थी, खूब याद आती होगी, ऐसे मौके पे कौन सा गाना आपको बहुत याद आता था? मुझे बंतिनी का वो गाना याद आता था, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन में ली जो बुलाए रे, लौटेंगे जब मेरे बचपन की सखियाँ, दे जो संदेशा भेजा रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। अंबुआ तले फिर से झूले पड़ेंगे, रिमझिम पड़ेंगी फुहारे, लौटेंगी फिर तेरे आंगन में बाबुल, सावन की ठंडी बहारें, छलके नयन मोरा कस के रे जियरा, बचपन की जब याद आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। बैरन जवानी ने छीने खिलौने, और मेरी गुड़िया चुराई, बाबुल की मैं तेरे नाज़
से आए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल, सावन ने लीजो बुलाए रे, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। एक छोटा सा मुझे धमकी ऐसी मिली थी घर से, यानी माँ बाप से कि अगर मैंने कहीं एकेडमिक्स में यानी पढ़ाई में कहीं भी मेरी गलती हो गई, गलती इन द सेंस कहीं भी मैं फेल हो गई, किसी भी विषय में फेल हो गई, तो मेरा ये सब बाकी सारा बंद हो जाएगा। तो पढ़ाई भी साथ साथ हो रही थी। जैसे ही इम्तिहान आते थे, 1-1.5 महीना पहले से जो लगी रहती थी। अच्छा, परीक्षा के नाम से कभी बुखार चढ़ा आपको? मतलब कहाँ फंस गए अब? एग्जाम वो तो हर एग्जाम में होता था। खूब नींद आती थी ना एग्जाम के समय? वैसे नींद नहीं आई? वैसे नींद नहीं आती थी। एग्जाम की नींदों में बहुत नींद आती थी। और सुबह में उठ के, मैंने कभी, मुझे याद नहीं है सुबह में उठ के मैंने पढ़ाई की हो। मैं रात को जाग के पढ़ाई कर सकती थी, लेकिन सुबह में नहीं कर सकती थी। सुबह में अगर मार मार के उठी भी ना, तो भी 15 मिनट के बाद आंखें मूंद जाती थी मेरी और सो जाती थी मैं। तो कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया कि मैं सुबह उठ के पढ़ाई करूं। लेकिन पढ़ाई में तो एक सिर्फ होता था कि पूरे साल भर जब मैं स्कूल में जाती थी और स्कूल के पीरियड्स में स्कूल में ध्यान लगा के जो भी बातें सिखाई जाती थी वो बहुत ध्यान से सीखती थी। तो शायद इसकी वजह से सिर्फ 1.5 महीने की जो पढ़ाई थी वो मेरी पूरी पड़ती थी। अगर स्कूल में मैं ध्यान नहीं देती तो ये 1.5 महीने की पढ़ाई बिल्कुल नहीं काम आती। तो मुझे लगता है साल भर में जो मेरा ध्यान स्कूल में होता था, तो वो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। स्कूल में आपके मतलब टीचर्स का आपके लिए क्या नजरिया था? आपको क्या मानते थे वो? बहुत इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट या एवरेज? पढ़ाई में तो बहुत यानी अभी के नाप से 90% वाली मैं नहीं थी, लेकिन 80% वाली जरूर थी। लेकिन बाकी सारी चीजों में भी थी मैं। जैसे नाटक में भी काम करती थी, डांस भी करती थी, गैदरिंग में वगैरह मैं डांस करती थी, नाटक में काम करती थी। फिर स्कूल के जो बाकी, मैं स्कूल के बैंड में भी थी मैं। अच्छा। मैं ड्रम्स बजाती थी। मतलब स्कूल का खूब बैंड बजाया आपने? वो अब स्कूल के लोगों को ही पूछना पड़ेगा। लेकिन स्कूल में हमको काफी यानी एक टीचर मुझे याद हैं। एक हमारे पेंडसे सर थे जो मुझे 5th स्टैंडर्ड में हमको मैथमेटिक्स सिखाने के लिए होते थे। तो वो सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, लेकिन पूरा जो विकास होता है वो भी वो करते थे। एक छोटा सा उनका होता था, जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आते थे रुक जाते थे, खड़े रहो, यानी मराठी में उभे ऐसे कहते थे। तो एवरीबडी शुड गेट अप, कि सबने खड़े रहना चाहिए। नमस्ते सर करके, हाँ बैठिए करके बाद में वो बैठने के लिए कहते थे। उससे पहले किसी ने नहीं बैठना है। तो ऐसी छोटी छोटी ये छोटी बातें लगती है, लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन की बातें हैं। दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम मुझे याद सब है जरा जरा। और आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों से जुड़ी जानी मानी अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी। 5th स्टैंडर्ड में मुझे याद है जो रिजल्ट हमको मिलता था तो हमें खुद को जाना पड़ता था। और बाकायदा जैसे स्कूल शुरू होता है वैसे स्कूल की घंटी बजती थी और हम हमारे कमरे में जाते थे और वहाँ पे पीछे से लेके शुरुआत होती थी रिजल्ट्स देने की। तो आप आगे जाके रिजल्ट लेके अपने सीट पे जाके बैठ जाइए। तो उस वक्त मेरा 1st नंबर था, तो मेरा नंबर आ नहीं रहा था। तो 1st नंबर मेरा नाम पुकारा गया, रोहिणी ओक। मैं चली गई।
तो जिनको भी मार्क्स कम होते थे ना, उनको एक छड़ी मिलती थी हाथ में, सन करके छड़ी मिलती थी। तो मैं गई, अब मेरा फर्स्ट नंबर था, आई वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी। जाके खड़ी रही तो हाथ आगे करो। मैंने कहा हाथ आगे करो, मैं फर्स्ट आई और हाथ आगे करो की बात कर रहे हैं। तो मैंने डर डर के हाथ आगे किया, तो एक छड़ी मिली, उसके सट करके छड़ी मिली। तो पूछने लगे, पूछो क्यों मैंने छड़ी दी? तुम्हें मैथमेटिक्स में 92 ही क्यों पढ़े हैं? 100 क्यों नहीं पढ़े? इसलिए तुम्हें ये छड़ी मिली है। लेकिन आप फर्स्ट थी। लेकिन मैं फर्स्ट थी, लेकिन फिर भी छड़ी मिली मुझे। तो एक्सपेक्ट भी काफी किया करते थे। फिर एक राजा हंस करके टीचर थी हमारी, जो हमारे कल्चरल यानी नाटक वाटक किया करती थी। फिर केबी यानी कमल बापट करके एक टीचर थी। फिर शिदोरे, मिसेस शिदोरे थी, मिसेस दातार थी, खांडेकर, ऐसे बहुत काफी नाम याद है मुझे। मतलब आपकी नींव में, उसमें इन तमाम लोगों का भी योगदान आप मानेंगे? एक ऑब्जर्वेशन सा थोड़ा सा था कि जब भी हम स्कूल में जाते थे, तो कोई पेरेंट अगर स्कूल में आए तो हमको बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी। यानी जिसका भी पेरेंट आए अच्छा, तो बहुत एम्बैरेसमेंट होती थी, क्योंकि तब ऐसे लगता था इनको बुलाया गया है स्कूल में कि कोई शरारत हुई है इनके हाथ से, इसलिए उनके पेरेंट्स को बुलाया है। लेकिन आजकल मामला एकदम उल्टा है। अगर आप स्कूल में नहीं जाओ तो पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन है, मीटिंग्स हैं, वो बुलाते हैं और बाकायदा आपको जाना पड़ता है। जब मेरा बेटा स्कूल में था तो मुझे इतना अटपटा लगता था, तो एकदम मामला उल्टा हो गया है ना। वो थोड़ा सा एडजस्ट होने में काफी देर लगी मुझे। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बचपन में कोई, जैसे सबका ना बड़ा पेट नेम होता है, माता पिता बड़े प्यार से कुछ और भी नाम रखते हैं उसका, आपका भी कोई ऐसा नाम था? नहीं, ऐसा कोई नाम नहीं था, मुझे रोहिणी ही बुलाते थे। सिर्फ मेरे भैया का नाम रविंद्र है, उसे रवि कहते थे। अच्छा, बस उतना ही। अच्छा, रोहिणी का कुछ नहीं हो सकता था। आप उन्हें बचपन में क्या कहकर बुलाती थी? दादा। और अभी भी दादा कहते? अभी भी दादा कहती हैं। अच्छा, ये बताइए मुझे कि बचपन में कभी आपको जैसे मार पड़ी घर में, कभी स्कूल में मुर्गा बनाया गया? घर में मार तो मेरी माँ खुद सिखाती थी, मुझे पढ़ाती थी। कोई आजकल जैसे ट्यूशंस का दौर चला है, उस वक्त जैसे मैंने कहा उल्टा मामला था कि कहीं कोई ट्यूशंस लेने जाए तो ये पढ़ाई में बहुत कच्चा है, इसलिए ये ट्यूशंस लेने के लिए जाता है। अच्छा बच्चा नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं, कच्चा बच्चा है, इसलिए ये ट्यूशंस के लिए जाता है, ऐसा हम मानते थे। और गाइड भी वही यूज करते थे जो पढ़ाई में कच्चे हैं, ऐसा हमारे वक्त का था। आजकल एकदम उल्टा हो गया है, वो अलग बात है। तो मेरी माँ मुझे पढ़ाती थी, यानी कम से कम 8वीं तक तो मुझे पढ़ाया है उन्होंने, 8th स्टैंडर्ड। उसके बाद फिर जैसे, क्योंकि वो खुद मैट्रिक तक ही पढ़ी थी, लेकिन वो मार मैंने बहुत खाई है। पढ़ाई करते हुए माँ के हाथ के मार बहुत खाई है। मैथमेटिक्स में या कहीं कोई, हिंदी वो पढ़ाती थी, हिंदी खुद उन्होंने राष्ट्रभाषा कोविद किया था, तो वो हिंदी भी पढ़ाती थी। वैसे भी कहते उस जमाने के जो मैट्रिक हुआ करते थे वो तो आजकल के एमए के बराबर। हाँ बिल्कुल। तो हिंदी जो राष्ट्रभाषा थी उसका कोविद किया था, तो वो पढ़ाती थी। वो तो मार मैंने बहुत खाई है। मेरे फादर के हाथ की मार तो मैंने नहीं खाई है, वो कभी मारते वारते नहीं थे। लाडली थी? थोड़ी सी थी ही। लेकिन बहुत वो गुस्से वाले भी बहुत थे, उतने ही गुस्से वाले थे वो, लेकिन बहुत कम गुस्सा होते थे। तो अपनी जरूरतों के लिए मम्मी से कहती थी, माँ से कहती थी कि पापा से कहती थी? किताबें चाहिए, पेन चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कपड़े चाहिए और इस तरह की चीजों के लिए? क्योंकि मेरी माँ को खुद को कपड़े वगैरह सीने का, खुद सीती थी वो, सीने का शौक था। जब मैं बड़ी हो गई तो फिर दर्जी के पास जाते थे हम, लेकिन उसको शौक था। मुझे याद है मैं जब कॉलेज में गई तो मेरे फादर ने कहा था कि चलो अब कॉलेज में गई है लड़की, अब साड़ियाँ पहनना शुरू करो। तो मैंने माँ से कहा, माँ ये तो बहुत ज्यादती है, मैं नहीं साड़ी पहनूंगी इतनी जल्दी। माँ के रूप में वकील को पकड़ लिया। अच्छा। तो माँ ने फिर एक शक्ल लड़ाई, एक कुछ वो किया कि
इसके पास तो काफ़ी सारी स्कर्ट्स हैं और मुझे वॉलीबॉल खेलती थी कॉलेज में तो कलर के भी शर्ट्स मिलते थे तो और वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के लिए जाना ही पड़ता था तो हम स्कर्ट पहन के जाते थे और वहाँ पे चेंजिंग के लिए शॉर्ट्स पहनने के लिए अच्छा रहता था तो साड़ी वाड़ी पहन के जाओ शॉर्ट्स वो कुछ अजीब सा होता था तो इसलिए वो एक कारण दे दिया कि नहीं इसको जाना पड़ता है फिर साइंस लैब में आई वाज साइंस स्टूडेंट केमिस्ट्री थी मेरी तो केमिस्ट्री लैब में साड़ियाँ बहुत छेद छेद होते हैं वो एसिड की वजह से तो साड़ियाँ बहुत खराब करेगी ये दूसरा रीजन दिया फिर भी मेरे फादर ने कहा अभी साड़ियाँ पहनाना शुरू करो मुकदमा खारिज हो गया अच्छा तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है फिर मैं अभी स्कर्ट ज्यादा सिलवाऊंगी नहीं लेकिन जो है वो खत्म कर दें फिर साड़ियाँ पहनेगी तो वो 3 साल तक जो थे वही खत्म करती रही पुराने करती रही और फिर बाद में फिर मेरे फादर को भी पता चला ये दोनों की मिली भगत है कुछ फिर कुछ नहीं कहा उन्होंने तो जब धुन से बोलों की भगत होती है मिली भगत होती है या साजों की मिली भगत होती है तो कभी कभी बहुत ही अच्छा गीत बन जाता है और आप से अब मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अगली कौन सी पसंद है आपकी कौन सा गाना आप हमारे श्रोताओं को सुनाएंगी अपनी पसंद का मुझे बहुत मेरे बचपन का मैं स्कूल में थी जब तब मैंने ये चिराग कहाँ रोशनी कहाँ नाम की एक फिल्म देखी थी तो उनका एक चल मेरे घोड़े टिक 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 नाम का एक गाना मुझे याद है अच्छा। मुझे बहुत पसंद है चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 रुकने का तू नाम न लेना चलना तेरा काम चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 रुकने का तू नाम न लेना चलना तेरा काम चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़ चलते चलते उसके आगे आया एक पहाड़ राजा मन ही मन घबराया कैसे होगा पार इतने में एक पंछी बोला अपने पंख उतार पंख बने हैं ये हिम्मत के ले और हो जा पार पंख लगाकर घोड़े को राजा ने एड़ लगाई देने लगी हवाओं में फिर ये आवाज सुनाई क्या माँ चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 रुकने का तू नाम न लेना चलना तेरा काम चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 लेकर राजा को एक बन में आया नीला घोड़ा लेकर राजा को एक बन में आया नीला घोड़ा देख के एक चंचल हिरनी को उसके पीछे दौड़ा लेकिन पास पहुंचा तो देखो किस्मत की करनी रूप में उस चंचल हिरनी के निकली जादूगरनी पलक के जादूगरनी ने जादू का तीर जो छोड़ा तूता बनकर रह गया राजा पत्थर बनकर घोड़ा फिर क्या हुआ माँ फिर क्या हुआ तो अब राजा कैसे कहता क्या माँ चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 रुकने का तू नाम न लेना चलना तेरा काम चल मेरे घोड़े टिक 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 मुझे याद सब है जरा जरा दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान हैं रंगमंच टेलीविजन और फिल्मों से जुड़ी जानी मानी अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी बचपन में हम रॉ वेजिटेबल्स तो बहुत ज्यादा खाया करते थे अच्छा। जैसे अगर खीरा आया तो 1 किलो खीरे में से हम आधा किलो मैं और भैया खा लेते थे वो आता ही था इसलिए 1 किलो फिर हमारे बगीचे में नारियल का पेड़ था बहुत बड़ा घर था और सामने बगीचा था तो बगीचे में काफी सारे अमरूद का पेड़ था नारियल का पेड़ था
ये जो अरबी के पत्ते होते थे, तो ये सारा अमरूद का पेड़ तो मुझे याद है, मेरे भैया अमरूद के पेड़ पे चढ़ जाते थे या ऊपर चढ़ते थे और आप नीचे खड़ी रहती थी। मैं खड़ी रहती थी नीचे, और ऊपर के ऊपर वो अमरूद खाने लगे तो मैं नीचे से चिल्लाती थी नीचे भी फेंको। और फिर थोड़ी सी बड़ी होने के बाद फिर मैं भी थोड़ा सा चढ़ लिया करती थी। अच्छा। दीवार के ऊपर चढ़ के वगैरह। पेड़ से गिरी तो नहीं कभी? नहीं, पेड़ से नहीं गिरी। अच्छा, खरीद के जो खाने की बात तो अलग छोड़िए, लेकिन चुरा के खाने के भी कुछ अलग मजे होते हैं। कभी मतलब अमरूद या बेर इस टाइप की कोई चीज? ये हमारे सामने वाले मकान के पीछे एक और एक मकान था, वहां पे कभी कभी हम जाके, जो टहनियाँ इस मकान के आंगन में आती थी, वहां से हम आम वाम तोड़ते थे। यानी वो प्रॉपर्टी हमारी हो गई? हाँ, वो हमारी हो गई, जो हमारे हिस्से में आई। हाँ। हाँ, और हमारे स्कूल में 2 इमली के पेड़ थे। हाँ, क्या बात है। और जो इमली जब तैयार हो जाती थी, हवा चलने के बाद जो टप 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 करके इमलियां नीचे गिरती थी, तो हम राह देखते थे कब बेल बजेगी रेसेस की और कब हम भागेंगे। भाग के जो पहले भागेगा वो इतनी सारी इमलियां चुन लेगा। तो बस्ते में इमलियां भर के आंवले भी रखती होंगी? हाँ, आंवले रखती थी, ये कैरी बोलते हैं वो। फिर जैसे हमारे घर में ही नारियल का पेड़ था, तो किसी चीज के लिए माँ ने अगर नारियल तोड़ा, तो जितना नारियल यूज किया रसोई में उतना किया, बाकी सब हमारे पेट में जाता था। कभी नारियल हम छोड़ते नहीं थे। अप्रैल मई के सीजन में जो मैंने पर्वती का जिक्र किया ना, हिल पे मंदिर है, तो वहां नीचे कुछ बगीचे होते थे, आमराई बोलते हैं जिसे, आम के बगीचे होते थे। तो मेरे भैया वहां पे कभी ऐसे प्री मानसून रेन्स होते हैं या प्री मानसून जो हवा चलती है, तो उस दौरान मेरे भैया और उनके 1-2 दोस्त हैं, वो वहां चले जाते थे। और मुझे याद है वो इतना बड़ा पतीला भर के वो कच्चे आम लाते थे, जो गिरे हुए कच्चे आम, जो काम के तो होते नहीं है, आई मीन बाजार में काम के नहीं होते कहीं, वो इतने बड़े लाते थे। और कभी कभी उनके वो शायद माली जो थे वहां के, वो भी दोस्त हो गए थे, तो जामुन भी लाते थे वहां से। ऐसी चीजें बहुत खाई है। करेला एक ऐसी चीज थी जो माँ को भी अच्छी नहीं लगती थी, तो करेला कभी खाया नहीं, छूट मिल गई। हाँ, उससे तो छूट मिलती थी। लेकिन एक मुझे बचपन की बात याद है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड 10 गाड़ी ली थी, खरीदी थी मेरे फादर ने। और फादर का एक बहुत बड़ा शौक था, जो काफी मजा आता था उसमें। हम सुबह 5 बजे उठते थे, माँ कॉफी का इतना बड़ा थर्मास लेके, सैंडविचेस लेके हम निकलते थे गाड़ी से, और 1.5 घंटा सफर करके हम लोनावला जाते थे। अब लोनावला में जो आर्चेस है ना, वो तो वहां उसके ऊपर जाके, वो टाकी के पास जाके हम सनराइज देखते देखते हम कॉफी पीते थे। वाह, वाह, वाह। हम 4 ही, मेरे माँ बाप और भैया और मैं। हम वो एक सुबह सुबह गाड़ी चलाने का, और तब तो इतना ट्रैफिक था भी नहीं, तो सुबह सुबह गाड़ी चला के वहां तक जाते थे, वहां कॉफी पीते पीते सूर्योदय देखते थे, और फिर निकल आते थे वहां से। और वहां पे एक गांव में से जाते हुए एक भजिया का स्टॉल था, आलू और कांदे की भजी वगैरह मिलती थी। वहां से भजी वो लेके, पकौड़े लेके हम खाते खाते फिर घर वापस आते थे। 9, 9:30 बजे तक हम पूना में होते थे। अच्छा, ये बताइए, आपने सूर्योदय की बात की, मतलब सूर्योदय देखने जाया करते थे। आजकल के बच्चे तो बहुत देर से उठते हैं, आप लोग कितने बजे उठते थे सुबह? ये ऐसे ही जाना होता था तो हम 5 बजे उठ जाते थे, लेकिन हम लेट राइजर थे। मैं लेट राइजर थी। सूर्योदय होने के बाद हम उठते थे। हमारे घर में एक कुत्ता था, हम जब छुट्टियों में देर से सोते रहते थे, तो माँ नीचे से उसको, हम छत पे सोते थे, तो माँ नीचे से कहती थी, टाइगर जा रोहिणी रवि को उठा। तो वो आता था, और जो हमारी मस्ती होती थी,
1 घंटा भर हम मस्ती करते थे ऊपर। वो हमको चाट के जगाने की कोशिश करता था, चद्दर खींच और रहा है। चद्दर खींच लेता था, और हम चद्दर के साथ हमारा काफी खींचातानी होती थी, और घंटा भर वहां मस्ती करके फिर हम नीचे आते थे। और नाश्ते में क्या पसंद था आपको? नाश्ते में काफी सारी चीजें बनती थी। पोहे है, उपमा है, अंडे तो बहुत कम वैसे खाए हैं, लेकिन डंडे ज्यादा खाए हैं। डंडे ज्यादा खाए। यही पसंद था। तो अब एक गाना फिर से जरा कोई बढ़िया सा आपकी पसंद का है। फिल्म देखी थी तीसरी कसम नाम की, और तीसरी कसम ये 3 बार देखी है। मुझे इतनी बढ़िया लगी थी, इतनी बढ़िया लगी थी कि बाद में जब बाशुदा से यहाँ बम्बई आके जब बाशुदा से मुलाकात हो गई, तो मैं 7वें आसमान में थी। मैंने कहा तीसरी कसम के डायरेक्टर के साथ मेरी मुलाकात हुई है। तो उनकी फिल्म का ये तीसरी कसम का जो गाना है, असल में तीसरी कसम के सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। शैलेंद्र जी ने इसका निर्माण किया था, और जी। निर्देशन बासु भट्टाचार्य साहब का था, और मारे गए गुलफाम जो फणीश्वरनाथ रेणु साहब का उपन्यास रहा, आंचलिक उपन्यास, उस पर ये आधारित थी, और शंकर जयकिशन साहब का संगीत। हाँ। और अपनी नाया भूमिका में राज कपूर, वहीदा रहमान जी। तो उसके सारे तो गाने अच्छे हैं, लेकिन उसमें से एक गाना चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमारा। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। जाए बसे परदेस सजनवा, सौतन के भर माए। ना संदेश न कोई खबरिया, रुत आए रुत जाए। डूब गए हम बीच भंवर में, डूब गए हम बीच भंवर में, करके 16 पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। सुनी सेज गोद मोरी सुनी, मरम न जाने को। छटपट तड़पे प्रीत विचारी, ममता सूरो। ना कोई इस पार हमारा, ना कोई इस पार हमारा, ना कोई उस पार, सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे, भाग ना बाँचे कोई, करमवा बैरी हो गए हमार। सजनवा बैरी हो गए हमार। चिट्ठी की बात आई, चिट्ठी लिखने में कई लोग सुस्ती कर जाते हैं। आप चिट्ठियां लिखती हैं, जवाब देती हैं? आजकल जब से ये फोन और ईमेल जो बना है ना, चिट्ठियां लिखना बहुत कम हुआ है।
मुझे याद है अभी, मैं एनएसडी के ज़माने में, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जब दिल्ली में थी 3 साल के लिए, उस ज़माने में मैं चिट्ठियाँ लिखा करती थी घर पे। उस ज़माने की मुझे एक याद है छोटी सी, ओह गॉड मेरा ही वो था कि मैं चिट्ठी लिखती थी घर पे। जो मेरा पहला रोल मुझे मिला बहुत बड़ा, जो आशीर्वाद की बात कही थी मैंने, तो वो जब चिट्ठी लिखी मैंने, तो उसमें मैंने मराठी में लिखी थी और मैं एक रोल कर रही हूँ और रोल का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा। अब बताइए, ROLE के बदले मैं ROLL लिखूं तो क्या उसका मतलब होगा। एक तो स्कूल में हमारा जो ग्रुप था, हम 6 लड़कियां थी, उसमें से कमल नाम की एक लड़की थी, रंजन मराठे, शशि गद्रे, ये मैं पुराने नाम उनके बता रही हूँ। कमल भिड़े, रंजन मराठे, शशि गद्रे, पुष्पा पुरोहित जिसका मैंने जिक्र किया, और फिर बाद में कॉलेज में जाने के बाद और एक सहेली हुई, वो अभी तक है मिलना जुलना, रेखा काळे नाम है उसका। तो ये मंगल और रेखा की मैं बात कर रही थी, वो यहाँ थी, पूना में थी। तो जब भी मेरी चिट्ठी जाती थी तो वो घर जाती थी, मेरे पिताजी से पूछती थी, बाबा चिट्ठी आई है कोई, तो चिट्ठी बता देते थे। तो उन्होंने जैसे ही ये पढ़ा तो उन्होंने वापस मुझे चिट्ठी लिखी कि हाँ, तुम जो रोल कर रही हो ना, तो ऐसे हमको ऐसे पिक्चराइज हुआ कि तुम लॉन में रोल कर रही हो, तुमने ROLL लिखा हुआ है। तो ऐसी चिट्ठियों में बड़ा मजा आता था। और अभी भी शायद मंगल के पास वो नोटबुक होगी जिसमें उसने, मैंने उनको लिखी हुई चिट्ठियां और उन्होंने मुझे लिखी हुई चिट्ठियां, वो सारी उसने कॉपी करके रखी हैं। क्या बात है। तो वो भी पढ़ने में बहुत मजा आता है कभी कभी। माँ को हेल्प करती थी आप काम में, जो कभी सब्जी काट देना, कभी आटा गूंद देना? आटा वाटा गूंदना तो मुझे याद नहीं है, लेकिन सब्जी वब्जी काट देती थी, कहीं कद्दूकस करना है, ये छोटी छोटी चीजें। यानी कि उस समय आटे दाल का भाव ज्यादा मालूम नहीं था आपको? बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन मुझे ना परोसने का बहुत शौक हुआ करता था। अच्छा। मुझे याद है शादी के बाद मैंने पहली बार, मेरी सास जी भी नहीं थी, ससुर भी जयदेव जी के भाई साहब के पास जालना चले गए थे, और जयदेव जी ने कहा मुझे अभी भूख लगी है, तुम नाश्ता बनाओ। तो मैंने कहा अब नाश्ता क्या बनाऊं? तो उन्होंने कहा उपमा बनाओ, और मैंने पूछ तो लिया, अब बनाना जरूरी था। मैंने याद कर करके भगवान का नाम लेके मैंने उपमा बनाया। वो पहली बार मैंने उपमा बनाया था, और थैंक गॉड वो अच्छा हुआ था। यानी उनकी तबीयत ठीक थी? ठीक थी, तबीयत ठीक रही। और तब से थोड़ी सी हिम्मत बढ़ी मेरी, और फिर बाद में वो धीरे धीरे वो, अभी मैं बहुत शौक से खाना बनाती हूँ। तो खाने की बात चल रही है, पकवान की बात चल रही है, वैसे गीत अपने आप में एक मीठी डिश होते हैं, और उनको भी बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तड़का लगाना पड़ता है, धुन का छौंक लगानी पड़ती है, बोलों की। हाँ जी। तो अब कोई अच्छी सी डिश हो जाए, मतलब गाने के रूप में कोई? मेरे ख्याल में हम बूट पॉलिश का गाना सुनते हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है? आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? भीख में
जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। रोहिणी जी, आपके साथ हम बहुत बचपन में चले गए थे आपके। मैं अपनी ओर से, अपने तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया, यहाँ आई और इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई आपने। शुक्रिया। मुझे याद सब है जरा जरा। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान थी रंगमंच, टेलीविजन और फिल्मों से जुड़ी जानी मानी अभिनेत्री रोहिणी हट्टंगडी। इस कार्यक्रम के निर्माण से जुड़ी क्रिएटिव टीम का परिचय इस प्रकार है। टेक्निकल असिस्टेंट्स DK कुलकर्णी, पोस्ट प्रोडक्शन रमेश गोखले और उषा मेहता, एसोसिएट प्रेजेंटर कमल शर्मा, प्रेजेंटेशन शकुंतला पंडित और मुझे याद सब है जरा जरा के इस एपिसोड की प्रोड्यूसर थीं शीला मोदी। तो आप दीजिए इजाजत।